नमस्कार। पंचायती राज इन जम्मू कश्मीर फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th एपिसोड बताने जा रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायती फंड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में चर्चा करेंगे। 8 एपिसोड हमने पहले अलग अलग बता दिए। पिछली बार कंडक्ट ऑफ विजिलेंस था, तो आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पंचायत है, पंचायत के पास आर्थिक जो पहलू है, उसमें एक पंचायत फंड क्रिएट होता है और उसमें जितनी भी इनकम पंचायत की हो उस फंड में सारी जाती है। और उस फंड में, जिसको पंचायत के नाम से वो फंड क्रिएट होता है, जिसको जॉइंट ऑपरेशन उसका होता है, और उसमें सेक्रेटरी और सरपंच दोनों कॉमन हस्ताक्षर करके उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अपना सारा जितने भी प्रकार के पैसे होते हैं वो सारे पैसे पंचायत के वो उस फंड में जाते हैं, जिसके लिए प्रतिवर्ष उसका बजट बनता है, जिस बजट के लिए हमने एक स्पेशल सेशन बजट पर ही किया था। तो आज हम रूल और एक्ट के अंतर्गत क्या क्या उसमें प्रावधान है, कैसे कैसे उसको मेंटेन करना है, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम इस पंचायत फंड को एक सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, जिससे हर अपने पंचायत का जो पंच है, सरपंच है या आम लोग हैं, वो उसको समझ सके। तो ये पंचायत फंड में रूल 95 से लेकर रूल 100 तक इसको मेंटेन किया जाता है। वैसे 101 भी इसमें है, लेकिन रूल 100 तक की हिस्ट्री ज्यादातर मेंटेनेंस है। इसका पूरा रिकॉर्ड रखना, इसको कैसे यूटिलाइज करना, इसका ड्रा करने के क्या क्या सिस्टम है, फिर उसको कितने पैसे आप कैश इन हैंड अपने पास रख सकते हो, तो ये सब इसमें बताया गया है। तो आइए हम इसको रूल वाइज ही डिस्कस करते हैं। जो रूल 95 कहता है कि कस्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायत फंड, पंचायत हल्का के पंचायत फंड का शासन प्रशासन पंचायत की जो को ही करना है, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो ये इस फंड को सरपंच साहब की मुख्य जिम्मेदारी होती है देखने की। और धारा 95 के क्लास 2 के अंतर्गत अप्रूवल एक्शन प्लान के अनुसार जो भी आपने बजट बनाई है, जिसमें जो भी आपके बजट को अप्रूव किया है, उस एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी जो भी पार्ट खर्च करने के लिए होगा, तो उसको खर्च, तो पंचायत ने एक मद में पैसे बच गए हैं, उसको रीअप्रोप्रिएशन करने का जो अथॉरिटी है वो भी पंचायत के पास है। तो सर, इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको परिचय बता दूं। आपने सुरेंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, और जहां तक पिछले टन्योर में जब पंचायतें बनी थी, उस वक्त में ये कार्यरत थे, और इन्होंने पंचायत में टैक्सेस कैसे लगाने हैं, उन टैक्सेस को गजट में नोटिफिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रावधान लिए जा सकते हैं, उसको इन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट की थी। ब्लॉक उधमपुर में एक टिकरी पंचायत है, जिसको शायद मांड वेस्ट कहा जाता है, ईस्ट वेस्ट। तो उसमें लाखों रुपए की इनकम पंचायत को हुई थी।
तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि पंचायतों के बाद बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के माध्यम से पंचायतें अपना इनकम बढ़ा सकती हैं। तो उस पर हमने एक पूरा एपिसोड किया था। तो मैं यही कह रहा था कि थोड़ी देर पहले ही ये रिटायर हुए हैं और आज अपनी सेवा इस काम कार्य में दे रहे हैं। और मैं भी इसी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूं और हमने ये सोचा कि हम क्यों ना पंचायतों को अवेयर करने के लिए, आम लोगों को अवेयर करने के लिए ये एक हमने पेज क्रिएट किया था और इस पेज के माध्यम से कोशिश हमारी रही है कि हम थोड़ा बहुत जानकारी इसमें दे। तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ, इसमें सर मैं एक बात क्लियर करना चाहता था। जो पंचायत फंड जो क्रिएट करना है, पंचायत फंड के लिए बड़ा कंफ्यूजन है हमारे PRIs में और हमारे डिपार्टमेंटल जो फंक्शनरीज हैं वो इतना क्लैरिफाई इसको नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है पंचायत फंड के कंपोनेंट जो हैं टैक्सेस फीस के अलावा, जो क्योंकि हर एफर्ट्स करके हर चीज इसमें फंड में क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि टैक्सेस का भी प्रोविजन है, ये भी ला सकते हैं। दूसरा, पंचायत फंड में कुछ पुराने जो पंचायत के जो अकाउंट्स हैं उनमें पैसे भी पड़े हैं, कहीं कंपनसेशन भी आया है, तो कहीं इनको जब इसमें प्रोविजन है एक्ट में कि जो सरकार ग्रांट दे रही है, जो पर कैपिटा हम जैसे खर्च कर रहे हैं 14 टैक्सी 13 टैक्सी जो हमने किया है, तो जो पर कैपिटा जो है ये पंचायत फंड का हिस्सा है, तो इसको भी इन्होंने अपने पंचायत फंड में इनकॉर्पोरेट करके और इसका बजट आज तक किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि पंचायत फंड तभी ऑपरेट होगा जब आपका बजट सैंक्शन होगा। एक भी पैसा, अभी हम एक क्लास आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक भी पैसा पंचायत तब तक खर्च नहीं कर सकती है अपने फंड का जब तक कि उसने बजट जो है अप्रूव नहीं करवाया होगा। और बजट अप्रूव करने के लिए अथॉरिटी कोई ऊपर नहीं है, अथॉरिटी नीचे है। जो आम वोटर है वही ग्राम सभा जो है उसको ही अप्रूव करना है बजट। और इस बजट में जैसे माननीय सुरेंद्र जी ने ये कहा कि जो भी ग्रांटिनेट आता है, अपने यहाँ कितने मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, उन टावर्स के ऊपर लाखों रुपया इस वक्त आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है और डिपार्टमेंट उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसमें मैं समझता हूं कि ये तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें पार्टिसिपेट कर डायरेक्शन देनी चाहिए और जितने भी ये अलग अलग कंपनियों के टावर्स हैं और उनकी एक टावर पर 10 कंपनियों ने, 4 6 कंपनियों ने अपने को हैंग किए हुए हैं। सर, इसमें एक गुजारिश करूं कि अभी जो रिसेंटली हमारी DC मैम आई है, तो इन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को हदायत दे दी है कि विदाउट परमिशन वो कोई यहाँ पर टावर इंस्टॉल नहीं करेंगे, जो है उनको रेगुलेट करने के लिए ये परमिशन ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें जो पंचायत के पास भी है, तो पंचायत के फेवर में उन्होंने बात कही है कि पंचायतों को भी उसमें कुछ इनकम होगी। तो इसमें ये रूल 95 रूल के क्लास 3 में यही कहा गया है कि सभी फंड जितने भी जिनकी कलेक्शन होगी या आपको कभी कंपनसेशन चराई रकबे कभी आता है, और आज के दिन लाखों रुपया, करोड़ों रुपए जो डिपार्टमेंट के पास पड़े हुए हैं और पंचायतों को ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर ये भी कहेंगे कि जहां जहां भी पर भी जो पैसे आए हैं वो विद इंटरेस्ट पंचायतों को ट्रांसफर होने चाहिए, ताकि पंचायत उन पैसों को यूटिलाइज करिए। सालों से वो पंचायत के पैसे हैं वो डिपार्टमेंट ने अपने अकाउंट में रखे हुए हैं, कलेक्टर्स के पास पड़े हुए हैं। तो इसमें जितने भी ये जैसे टैक्स कहीं पे लगा दिया, उसकी रिकवरी आई, एजेंट के माध्यम से आई, कैसे, वो हर एक पैसा उसी फंड में जाएगा। बिल्कुल। और इसका रूल जो 4 कहता है कि जो पैसा पंचायत के लिए दे होगा वह जो तो पंचायत ऑफिस में जमा करवाया जाएगा या उसको
आउटडोर कलेक्शन, जिसको हम आउटडोर कलेक्शन करते हैं कि कोई सेक्रेटरी या कोई एजेंट या कोई आदमी बाहर जाकर कलेक्शन करता है, तो वो पैसा भी सारा इसी फंड में अकाउंट में जमा होगा। सभी पंचायत फंड के सभी आमदन खर्च ये है, ये फॉर्म 12 पर मेंटेन करने होंगे, फॉर्म 12 के अंतर्गत रजिस्टर पर दर्ज करने होंगे, और ये रजिस्टर हर माह बंद करना होगा। बिल्कुल। और बाकी दिखाई जो भी शेष जितना पैसा खर्च करने के बाद भी जो पैसा बचता है वो शेष बैलेंस निकाल के बताना पड़ेगा। और जितना भी पैसा जो है ये हर पंचायत की मीटिंग में उसका पूरा ब्यौरा, पूरा विवरण जो है वो सब पंचायत के आगे पेश करना है। तो अब ये इसका 95 के ही क्लास 6 के अंतर्गत पंचायत अपने पास पैसा खुला नहीं रख सकती। कैश एन हैंड 500 रुपए से अधिक सेक्रेटरी अपने पास रख सकता है और उससे अधिक पैसे वो अपने पास नहीं रख सकता है। ये रूल क्लियर करता है यहाँ पर ये रूल 95 की क्लास 6 के अंतर्गत। अभी भी अगर आप देखेंगे तो कैसे पुराने सेक्रेटरी जो कभी मरगल भी गए हैं, उनके जिम्मे पैसे पड़े हैं हजारों रुपए, कोई पुराने कोई सरपंचों के जिम्मे पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये क्लियर होनी चाहिए कि 500 रुपए से ज्यादा अगर किसी को पैसा अपने पास रखना नहीं है इमरजेंसी के लिए। सर इसमें एक गुजारिश है कि आज तक पंचायतों का कई दिनों से पंचायत फंड का ऑडिट, कोई कैश बुक ऑडिट नहीं हुई, किसी इंस्पेक्टर साहिबान ने उनको इंस्पेक्शन नहीं करी है, तो लाखों के जो अकाउंट्स पड़े हैं वैसे सेक्रेटरी को भी पता नहीं होगा कैश बुक में कितने पैसे हैं। तो ये सब अपडेट करने ये जिम्मेदारी पंचायत की बनती है। मैं समझता हूँ कि आज सरकार ने अगर जिस तरीके से पंचायतों को इख्तियार दिए हैं 3 टायर बनाने की प्रयास किया है, अभी तो हम प्रयास ही करेंगे, हुआ नहीं है तो अभी तो हम प्रयास ही करेंगे। तो अगर ये किया है तो अब पंचायत को इस तरह के छोटे छोटे बिंदु हैं, क्योंकि छोटे छोटे कार्य से ही बड़ा कार्य होता है और इन छोटे कार्यों को करना अब विभागों को थोड़ा सा डायरेक्शंस देनी चाहिए सरकार को कि इन पैसों का यूटिलाइजेशन किया जाए, इनका प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए जाए, इनकी बजटें बनाई जाए और इनका प्रॉपर ऑडिट हो। अब तो ये ऑडिट के लिए भी जहां पर है वो अभी इसमें बात कर लेंगे हम, लेकिन पहले ये इससे पहले हुआ करता था कि हमारा जो इंस्पेक्टर पंचायत है उसको भी पंचायत फंड को की देख रेख करनी है, उसको भी चेक करना है, इंस्पेक्शन करनी है, बीडीओ साहब को इंस्पेक्शन करनी है, डीपीओ साहब को इंस्पेक्शन करनी है। तो अब इस चैप्टर में तो कहीं दिख नहीं रहा, अब इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल करना ये विभाग का काम है। रिक्विजिशन ऑफ विड्रॉवल, जो पैसे निकालने हैं उसके लिए आप कैसे डिमांड कर सकते हैं। तो सरपंच और सेक्रेटरी की जॉइंट हस्ताक्षर के बिना किसी बैंक और पोस्ट ऑफिस या सेविंग बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकल सकता जब तक कि जॉइंट सिग्नेचर नहीं होंगे। सरपंच और सेक्रेटरी पंचायत माह के अंत में पंचायत फंड की स्टेटमेंट पंचायत के सामने रखने के पाबंद होंगे। जितना भी आपने एक माह में पैसे निकाले हैं, किसी को चेक दिया है, किसी का खर्च किया है, उसकी सारी रिकंसिलिएशन सब करने के बाद तो हर माह के अंत में पिछले माह का जितना भी आमदन कितनी हुई, उसका खर्च कितना हुआ, वो पंचायत की मीटिंग में पूरा विवरण पंचायत के सब पंचों के सामने रखना होता है। ये धारा 96 कहती है। उसी प्रकार रूल की धारा जो 97 है वो है जो बात अभी आप कर रहे थे ऑडिट वाली। तो ऑडिट में पहले जो ऑडिट हुआ था तो वो डिपार्टमेंटल ऑडिट होता था, उसमें कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठते थे। आज जो ऑडिट है ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करना है।
सरकार द्वारा निर्धारित जो नियुक्त होगा, बिल्कुल। जो सरकार नियुक्त करेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नहीं है कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए और जो सरकार, लेकिन अभी तक सरकार ने नियुक्त नहीं किए हैं। यहां पर भी सिलेक्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त होगा तो ऑडिट करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे तो जिसकी बजट नहीं होगी वो तुरंत नोट पैरा बनाएगा। लेकिन अभी तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त ही नहीं हुए हैं, तो पंचायतें भी खुले में चल रही हैं। तो इसलिए ये विभाग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति हो। और जब ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा उसमें कुछ पैरे रेज होंगे, कुछ ऑब्जेक्शन रेज होंगे। उन ऑब्जेक्शन का आंसर पंचायत को एक एक पैरा का आंसर देना होगा। और फिर उसके लिए क्या है, स्टेप फॉर डिस्पोजल ऑफ ऑडिट नोट। ऑडिट नोट जो है वो सारा पंचायत के पास आएगा। हर पंचायत फंड के ऑडिट पैरा का उत्तर और सेटलमेंट का दायित्व जो है वो सेक्रेटरी पंचायत के ऊपर होगा। सेक्रेटरी पंचायत को वो सारा ऑडिट पैरे जो है, सेक्रेटरी पंचायत ऑडिट नोट को सरपंच जी के सामने रखेगा और तब वह 1 माह के भीतर, यानी उसके लिए भी पीरियड है, हाँ, वो 1 महीने के अंदर अंदर जो जब से ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन उनको मिली, तो ऑडिट रिपोर्ट के 1 माह के अंदर अंदर पंचायत की बैठक करेंगे और सारी रिपोर्ट ऑब्जेक्शन सहित और उनके उत्तर सहित पंचायत के निर्णय के लिए पेश करेंगे। ये ऑडिट पैरा का उत्तर केवल सेक्रेटरी पंचायत को देना या सरपंच पंचायत को नहीं, ये सारा बना के पंचायत के सामने रखेंगे और पंचायत उसको अप्रूव करेगी और वो ऑडिट पैरा का रिप्लाई जो है वो कंसर्न अथॉरिटी को भेजा जाएगा। उसके बाद आता है मेंटेनेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक बुक। आज हम देखें पंचायत में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज खरीदी जाती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती है। यहां पर कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऐसी इमारतें हैं जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया और आज पंचायत के पास कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है। तो इसलिए पंचायत के पास एक नीडल से लेकर एक बिल्डिंग भवन तक जमीन जितने भी उनके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी वो रखेंगे, तो उसको उन्होंने अपने स्टॉक रजिस्टर पे एंटर करना है, मेंटेन करना है उसको। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये अपने इस तरह एक स्टॉक रजिस्टर सेक्रेटरी पंचायत को फॉर्म 13 पर तैयार करना होगा, जिस पर सभी स्टोर आइटम्स जिसमें पोस्टेज स्टैंप जो टिकटें होती है ना, उसको मटेरियल सभी विकास कार्यों के लिए जो परचेज की जाती है उसका, और टूल्स एंड प्लांट्स जो भी आप इम्प्लीमेंट्स गैंती है, बेलचा है, कुछ दूसरे औजार सप्लाई, डिपार्टमेंटल सप्लाई और जितनी भी डिपार्टमेंट की सप्लाई है वो सारी सप्लाई जो हो वो अपने स्टॉक में एंटर करनी होगी सभी विकास कार्यों के लिए। और सब औजार फर्नीचर इत्यादि सभी एंट्री सेक्रेटरी द्वारा दर्ज होगी और सरपंच उस पर इनिशियल करेंगे। एक एक आइटम पर सरपंच साहब इनिशियल करेंगे, सेक्रेटरी साहब एंट्री करेंगे और अपने सिग्नेचर के साथ, और सरपंच साहब जो है उस पर इनिशियल करेंगे। स्टॉक को हर 3 माह में चेक करना होगा ऐसे व्यक्ति से जिसको सरपंच नियुक्त करेंगे, और सभी फैक्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड होने चाहिए। उसमें क्या होगा कि इसमें फॉर्म 13 में क्या होता है कि जो भी आइटम कितने पैसे में खरीदी गई है, उसकी परचेज डेट कौन सी है, किस फर्म से खरीदी गई है, वो सारी होगी। और उसके उपरांत जब वो अपने पास एंटर हो गई, कंज्यूम हो गई, कुछ पेरिशेबल आइटम्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं,
तो हर 3 माह के अंत में उसका सारा ब्यौरा फिजिकल वेरिफिकेशन और एक ऐसे आदमी से करवाना होगा जिसको सरपंच पंचायत नियुक्त करेंगे। और सरपंच पंचायत किसी आदमी को कोई स्पेशल आदमी को नियुक्त करते हैं तो वो सारा रिकॉर्ड उस पर एंटर करना पड़ेगा आइटम वाइज। और ये आपका क्लास 98 में चल रहा है, 98 रूल्स में। तो 98 की धारा 2 कहती है कि हल्का पंचायत की सारी स्टोर आइटम्स को वर्ष में एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवाना होगा जिसको सरपंच नियुक्त करेंगे। जो व्यक्ति चेक करने के उपरांत स्टॉक रजिस्टर में दर्ज हर चीज को और इस्तेमाल ना होने पर बाकी चीजों की सूची कीमत रसीद तिथि के साथ तैयार करेंगे और सरपंच को ऑक्शन के लिए देनी होगी। स्टार्ट टेकिंग करने के बाद कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसका समय हो गया होता है या टूट गई होती है, पेरिशेबल आइटम्स, तो उसको एंट्री को खत्म करने के लिए भी जो अख्तियार है वो सरपंच साहब के पास होगा। उसकी बोली करनी है, किस तरह से करनी है, तो इस तरह से। तो बहुत से ऐसा आइटम होता है जैसे मान लो आप के एक गली का काम चल रहा है, गली में सीमेंट आया वो इसमें दर्ज होगा, गली का रेत आया वो इसमें दर्ज होगा, पत्थर आया वो इसमें दर्ज होगा, और जितना कंज्यूम हो गया तो वो उसको इंश्योरेंस डाली जाएगी, तभी ये रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। नहीं तो अब ऐसे हो रहा है, कौन पत्थर डाल रहा है, कौन बजरी डाल रहा है रजिस्टर और फाइल पर। हाँ, ये सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये कंज्यूम हो गया। ये पंचायत के लिए असल में ये पंचायत का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इसके लिए सरकार ने रूलिंग दी है। हर किस्म की अकाउंटेबिलिटी जो है। हाँ, तो इसमें फिर रूल 99 आता है। उसमें है जो भी अनसर्विसेबल स्टॉक है जिनकी समय हो गया उनको राइट ऑफ करने का जो है पंचायत हर ऐसी वस्तु को राइट ऑफ करेगी। उस वक्त की उम्र जो बताई गई होगी उसके अनुसार और वह वस्तु स्टॉक से निकल जाएगी राइट ऑफ करने के बाद। और ये भी पंचायत को यही करना है, अख्तियार पंचायत को है, और फिर वो स्टॉक से निकाल दी जाएगी। तो आपका हर वर्ष स्टॉक नया हो जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे स्टॉक में क्या चीज है, कितने क्लोजर्स, मेरे ख्याल में हजारों हेक्टेयर क्लोजर पंचायतों ने तैयार किए थे। आज पंचायत के पास एक भी क्लोजर का रिकॉर्ड नहीं है। आज आपके पास हजारों जो कैजुअल लेबर हैं, जो जिनको डेलीगेटेड वर्कर्स कहते हैं, जिनको इन्वॉल्व किया गया था और उनको सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व किया गया था कि वो क्लोजर मेंटेन करने के लिए लगाए गए सोशल फॉरेस्ट। लेकिन आज के दिन वो सब खत्म हो गया, ना क्लोजर है और डेली वेजेस का भी कोई सिर पैर नहीं है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से इसको ये होगा। और 100 उसमें अंत में ये है कि इसमें कैश बुक मेंटेन करनी है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है पंचायत का, और सेक्रेटरी पर ये सारी जिम्मेवारी आयद होती है। कैश बुक को मेंटेन करना, हर दिन जो भी खर्च होगा उसको जनरल कैश बुक पर दर्ज करना होगा। ये फॉर्म 12 पर होगी और हर खर्च के बाद बंद करनी होगी और बकाया निकालना होगा, और ये सेक्रेटरी पंचायत को हस्ताक्षर करना होगा और फिर सरपंच से काउंटर साइन करवाना होगा। ये बड़ा काम इसमें ये होगा। और इसके लिए ये मैं समझता हूं कि अपने सेक्रेटरी साहबान को काफी मेहनत करना पड़ेगी इसके लिए। ये प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। हाँ, तो पंचायत की प्रॉपरली मैनेजमेंट जो कैश बुक में होती है, ये सारा फंड जो है ये आपका यहाँ पर कैश बुक पर ही दिखेगा, क्योंकि हर चीज आपकी कैश बुक पर एक शीशे की तरह सामने आती है। तो ये 101 इलेक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है। तो ये इस चैप्टर में ये कोई मायना नहीं रखती है, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये हमारे फंड का है, इतना सा था। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है, जो रूल 102 से लेकर 108 तक है, जिसमें सेक्शन
एक्ट की 27 से 30 कवर होती है, तो इस पर थोड़ी सी जानकारी हम आपको बताएंगे। सरकार ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना दी, सरकार ने 3 टायर सिस्टम बना दिया। अभी तक ये क्लियर नहीं है क्या जिला प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापन होना है या जो जिला परिषद बना दी गई है या यही है। अभी तक इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को ये चीजें क्लियर करनी चाहिए कि अगर ये जिला परिषद जो आज बन गई है, जिसमें अपने जो चेयरमैन चुने गए हैं, उन चेयरमैन को एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का डेजिग्नेट किया गया है, जो हमारे बीडीसी के मेंबर्स हैं उनको जिला मजिस्ट्रेट्स के इक्विवेलेंट रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार अपने आर्डर्स को कभी कभी मॉडिफाई करते रहती है। ठीक है, ये सरकार का बनता है, लेकिन सरकार को एक बार अपने एक्ट को क्लियर करना चाहिए कि उसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अलग से बनाना है या इसको ही रखना है। आज तक मेरे ख्याल में अभी किसी को पता नहीं है और सरकार के लोगों को भी पता नहीं है। जहां तक दूसरी बात पंचायती अदालत की आती है, इस एक्ट के अनुसार हम पंचायती अदालत नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पंचायती अदालतों के लिए पैनल तो मांग लिए, लेकिन उन पैनल्स को 1 महीने के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने 7 लोगों में से 5 लोग चुन के भेजने थे, लेकिन वो नहीं भेजेंगे। पंचायती अदालतें हमारी नहीं है और बहुत से हमारे जो इंटरलिंक्ड पंचायती अदालत के साथ इंटरलिंक्ड कुछ चीजें हैं वो सारी रुक जाएंगी, वो नहीं हो पाएंगी। पंचायती अदालत का गठन तो आम लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसमें अपने अदालतों पर कितना कम हो जाएगा। लोकल जो